स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो ओवरऑल फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर जो देखें ऑप्शन ए में पावर -1 है प्रेशर की, बी में 1/2 है, सी में स्केयर है और डी में 0 है। ठीक है, प्रेशर की पावर 0 का मतलब है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि पी की पावर 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 1 है। तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा ऑप्शन होगा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी 1.5 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री इन एयर। 27 डिग्री पे जो उसकी वैल्यू है उससे 1.5 टाइम ग्रेटर किस टेम्परेचर पर होगी। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि इससे शॉर्टकट है। ठीक है, टेम्परेचर है इसका, शॉर्टकट है n स्क्वायर t ऑफ a 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 27 डिग्री है ना, तो 27 जो है यहाँ पर हम उसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, वो आ जाएगा 300। ठीक है, 1.5 जो है ये 2.25 मल्टीप्लाई बाय 300। अब देखें ये पॉइंट खत्म करते हैं, 100 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, इसको आप उसमें मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा केल्विन में। अब आपके पास आंसर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके पास है डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें से -273 को माइनस करेंगे तो 402 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन। When sound waves enter from air into water, then sound wave longitudinal waves हैं, जब वो एयर से वाटर में आएंगी यानी रेयर से डेंसर मीडियम में आएंगी तो उनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और उनकी वेवलेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब वो रेयर से डेंसर में आएंगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ए ऑप्शन ही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब मीडियम चेंज होता है और स्पीड भी इंक्रीज करती है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन सिर्फ ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, velocity of sound is vs in air if density of air is increased twice then new velocity of sound। हमने ये बात पढ़ी है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो इसका मतलब है कि अगर ये डेंसिटी 2 टाइम इंक्रीज करती है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 2 टाइम √2 टाइम डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी जितनी उसकी वेलोसिटी एयर में थी, ठीक है, उससे 2 टाइम डिक्रीज √2 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बच्चों आप सब लोग अलाउ हैं, आप क्वेश्चन कोई मसला हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने क्वेश्चन एंड पे रखें, वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाए फिर एंड पे क्वेश्चन कीजिएगा। अभी इसको तो नोट करते जाएं। Question number 9. An ultrasonic scanner is used in a hospital to detect tumors in tissue. Working frequency given है और velocity of sound ये भी given है, wavelength find करनी है। ठीक है, wavelength find करनी है, V over F आ जाएगा। इसकी जो स्पीड है या velocity है 2.1 into 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी जो है 4.2 मेगाहर्ट्ज है, तो मेगा 10⁻6 होता है। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ से तो सॉल्व करने चला जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड 1/2। ठीक है, 1/2 into 10⁻³ 1/2 है 0.5 into 10⁻³ मैं यहाँ पर कहला 5 रहने देता हूँ, इसको यूं लिख लेता हूँ
पॉइंट को याद रखें, जब भी हमने राइट साइड पे लेके जाना है ना तो पावर एक माइनस होती है, 10 रेज़ टू पावर -1 और साथ ये 10 रेज़ टू पावर -3। इस स्टेप को देखिएगा 1/2 0.5 आ गया, ये पॉइंट में यहां से उठा के जो है 5.0 लिखा है। जब भी पॉइंट को राइट साइड पे लेकर रखते हैं तो पावर जो है वो माइनस होती है, तो मैंने 5.0 into 10 रेज़ टू पावर -1 लिख दिया, साथ ये 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये आ जाएगा 5 into 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। ठीक है, the percentage error in Newton's formula for speed of sound 16% है simple, or a string of length 100 centimeter is held fixed at both ends and vibrates in a standing wave pattern, wavelength of the constituent traveling wave cannot be। इसका इलेवेंथ का डेल्टा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग में जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में The 273 मीटर पर 333 100% error 16% error। क्या कह रहे हैं, मुझे दोबारा पूछें। सर कर दे, बच्चे बोर्ड पे लिख रहे हैं। बच्चे क्या क्वेश्चन किया है किसी ने, ठीक है, इसका मतलब है या वो वेवलेंथ होगी मुकम्मल इंटीग्रल मल्टीपल या हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल के। इसका मतलब है या तो इसका आंसर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा या 0.5 के साथ आएगा, 0.7, 8, 2, 3 इनके साथ नहीं आएगा, तो इस वजह से इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो नहीं होगा। सर ये क्वेश्चन नंबर 11 एक बार समझा दे सर। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कहता है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, बताएं इनमें से कौन सी वेवलेंथ है जो इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है अगर, तो L इज इक्वल होता है λ/2, तो लैम्डा जो है वो क्या होगा 200। ठीक है, यहां से मैं इधर लिख देता हूं लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, ये अगर 2 λ/2 है ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये वाला अगर L1 है तो 200 है, L2 है तो ये जाके से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये आगे 100 पे रह जाएगा, यानी इसका मतलब है कि जो लैम्डा है वेव जो स्ट्रिंग की लेंथ पे वेवलेंथ जनरेट होनी है वो वेवलेंथ जो है बेसिकली हाफ ऑफ द वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, यहां से आप लैम्डा की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो 66.7 जो है आंसर वो नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि वेवलेंथ जो या इंटीग्रल मल्टीपल होगी या हाफ ऑफ द वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ये बच्चे बात समझ आई आपको जिन्होंने क्वेश्चन किया था। सर एक बार दोबारा समझा देंगे, समझ नहीं आ रहा। सर हाफ ऑफ द वेवलेंथ उसकी समझ नहीं आ रही। इसको सॉल्व कर लें आप लोग, इसके पैटर्न को मैं देखा था, आप वैसे सॉल्व करें। पहली वेवलेंथ लैम्डा की जो है लेंथ λ/2 होती है, ये बात तो क्लियर है ना। जी सर। ठीक है, लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट वेवलेंथ जो है वो हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड वेवलेंथ जब सेकंड दो लूप्स बनते हैं, जब दो लूप्स बनते हैं लैम्डा इज इक्वल टू L हो जाता है, इसका मतलब है तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहां तो बात समझ आ गई। तीसरे तीन लूप्स में 3 into λ/2। ठीक है, तो ये देखें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा। ठीक है, यहां से देख लें
ये हमारे पास आ जाएगा 36 और 2 ये भी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ आ रही है ना? L1 जो है वो 200 आ गया, L2 जो है वो 100 आया। इसका मतलब है लेंथ उसकी डिक्रीज होती जा रही है। अगर इनिशियल लेंथ उसकी जो मेन लेंथ है वो अगर 100 है तो बाकी जो लेंथ पे वेवलेंथ बनेगी वो सारी वेवलेंथ जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब है बाकी जो वेवलेंथ बनेगी वो सारी की सारी उससे छोटी होंगी। सर इसका आंसर डेल्टा कैसे होगा? यहाँ तो कैन नॉट भी पूछा मैंने। सर 66 तो आ रही है बस। इसमें प्रॉब्लम डेल्टा नहीं है, असल में इसमें डेल्टा नहीं है। प्रॉब्लम ये थी ए और बी ऑप्शन जो है वो सेम है, ठीक है। ए और बी ऑप्शन सेम है तो ए और बी मतलब उन्होंने दोनों को सेम लिख दिया है। तो आपके टेस्ट में भी मेरा ख्याल है यही होगा। तो ऑप्शन में ए और बी बनेगा, यानी ए और जिसमें 100 सेंटीमीटर से ग्रेटर वाली जो वेवलेंथ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका ये मतलब है। सर आपने L3 वाले की कैलकुलेशन सही की है? कौन सी? तो आपने थर्ड वाली लेंथ फाइंड किया इसकी, जैसे आपने 200 किया तो इसका ये 66 तो नहीं आ रहा। या 66 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं सर 3 मत करेंगे ना 200 से मल्टीप्लाई लैम्डा से, तो फिर 600 हो जाएगा। उसको काटेंगे 2 से तो फिर 300 हो जाएगा। नहीं एक मिनट, कैसा है? L = 3 λ/2 है, ठीक है जी, λ/2। एक मिनट कह रहे हैं L की वैल्यू 100 है, लेंथ जो है ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 200 हो जाएगा = 3 लैम्डा। तो लैम्डा = 200/3। इसको करें सॉल्व। बच्चे बात समझ आई? जी सर ठीक है। ठीक है, यानी कि जो लेंथ उसकी गिवन है ना वो उससे छोटी लेंथ आगे वेवलेंथ होती जाएगी, उससे बड़ी नहीं होगी। अगर लेंथ 100 सेंटीमीटर है इसका मतलब है वेवलेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं हो सकती। ए और बी दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन मतलब इनमें से कैन नॉट बी का मतलब है कोई एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। वो यहाँ पर मिस्टेक करके उन्होंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड ऑफ साइनोसॉइडल वेव ऑन ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन। साइनोसॉइडल वेव जो है जी 11th का आंसर बीटा है। बच्चे 11th का आंसर अल्फा बीटा बेसिकली दोनों ही बन रहे हैं, ठीक है ना। वो अल्फा और बीटा सेम है ना, तो कोई भी एक ऑप्शन बन जाएगा। सर आपने कहा है कि जो वेवलेंथ है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। सर जब एक लूप में ये वाइब्रेट करेगा 12/n करेंगे तो हमारे पास 200 सेंटीमीटर वेवलेंथ आएगी, तब तो ये इस लेंथ से बड़ी आ रही है। दोबारा बोल रहे हैं कैसे? सर आपने बोला कि जो वेवलेंथ है हमारे पास वो लेंथ से ज्यादा नहीं आ सकती। सर जब ये एक लूप में वाइब्रेट करेगा तब हम 12/n से अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास 200 सेंटीमीटर आएगी जो वेवलेंथ है, तब ये कैसे इससे ज्यादा हो सकती है लेंथ से? दोबारा मैं अभी बात नहीं समझ रहा क्या कह रही है। सर आपने बोला लेंथ 100 सेंटीमीटर है, एक मिनट, लेंथ 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे चले, दोबारा पूछा क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं। आपने बोला था कि जो इसकी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और जो इसकी वेवलेंथ है वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, आपने ये बोला है ना? वेवलेंथ, अच्छा ठीक है आगे। तो सर जब ये एक लूप में वाइब्रेट करेगा तब वेवलेंथ निकाल दें कितनी बनेगी? ठीक है, फंडामेंटल लूप है उसकी वेवलेंथ 200 बनेगी। हाँ ठीक है, सही है, आगे चलें। सर आपने ये मतलब इस बेस पे कहा है कि जो लेंथ है उससे ज्यादा नहीं हो सकती वेवलेंथ। बच्चे मैंने ये कहा था कि जो पहली लेंथ है ना, पहली लेंथ आपके पास है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद जो पहली वेवलेंथ इस पे 100 सेंटीमीटर पे बननी है ना, पहली वेवलेंथ, उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बनती जाएगी उसकी वैल्यू उसकी लेंथ से कम आती जाएगी। फंडामेंटल वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 200 है, उसके बाद जो वेवलेंथ बनेगी उसकी वैल्यू 200 से कम होती जाएगी। फंडामेंटल वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो हमेशा जो अगले वेवलेंथ आएंगी इस एक लेंथ पर उसकी वैल्यू 200 से कम होती जाएगी। ये बात मैंने की है, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो है वो 100 मीटर है ना, तो फंडामेंटल वेवलेंथ 12 हो गई,
उसके बाद जो अगली सारी वेवलेंथ्स है वो सारी की सारी फंडामेंटल वेवलेंथ से कम होती जानी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो 400 सेंटीमीटर का आंसर क्योंकि ज्यादा है, इस वजह से जो वेवलेंथ कैन नॉट बी का ऑप्शन है वो ए या बी होगा। आपको कंफ्यूजन क्या है इस चीज में? सर क्लियर होगी, थैंक यू सर। बात क्लियर है? यस सर। बस ये याद रखना, जो फंडामेंटल चीज है ना, फंडामेंटल है वेवलेंथ है या लेंथ है, उसकी लेंथ तो कांस्टेंट ही रहनी है, ठीक है। वेवलेंथ जो फंडामेंटल है उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वेवलेंथ, वो फंडामेंटल वेवलेंथ से कम होती जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है स्पीड ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव डिपेंड्स अपॉन। साइनोसॉइडल वेव का जो यही वेव स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग पे जो प्रोड्यूस होती है उसका फार्मूला होता है v = 1/2l, ठीक है, f/f। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये टेंशन है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन बनेगा डेल्टा, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर जी सर, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव्स बन रहे थे वो तो स्टेशनरी थे सर, हाँ जी। तो साइनोसोडल और स्टेशनरी में कुछ फर्क है सर? साइनोसॉइडल स्टेशनरी वेव एक फिनोमेना है, सुपरपोजिशन की वजह से जो चीज होती है वो स्टेशनरी वेव है। उसकी जो शेप है ना इस तरह की, ये वाली, ये साइनोसॉइडल कहलाती है। उसकी शेप साइनोसॉइडल है और सुपरपोजिशन जो है उसकी वजह से स्टेशनरी वेव बनती है। बात समझ आ गई? जी सर। सर मतलब साउंड वेव को छोड़ के बाकी सारे साइनोसोडल वेव होंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है कौन सी वेव है। वो साइन थीटा या कॉस थीटा वेव के साथ आता है ना, वो उससे पता चलता है। जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती है ना, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, वो होती है साइनोसॉइडल। ट्रांसवर्स वेव ज्यादातर साइनोसॉइडल होती है। अच्छा जी, कौन सा एमसीक्यू किया था हमने? 13 देखें। इन साउंड वेव ड्यूरिंग द कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसका मतलब डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है और प्रेशर जो है वो भी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। कंप्रेशन में डेंसिटी बोथ ए एंड सी होना चाहिए ना, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ए एंड सी है। ये टीचर कॉपी है, वो आप लोग इसे ना ओवरऑल एमसीक्यू के जो आंसर है वो खुद आप लोग निकालें और उनको साथ लिखिएगा। मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आपने इस पे ध्यान नहीं देना, जो हम डिस्कस करेंगे आपने उस पे फोकस करना है। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया, इसमें दोनों ऑप्शन 400 के हैं, तो किसका क्या आंसर होगा सही? बच्चे ये आप उससे एंड पे पूछेगा, मैं एंड पे आपको ये बताऊंगा, ठीक है। ये अभी फिलहाल आगे चलने दें। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसको ऑप्शन हो गया ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पे गलत लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम व्हेन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, वेलोसिटी इनसे ऑपोजिट होती है इस केस में। इसका ऑप्शन बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 15, a particular wavelength received from a galaxy measured found to be 5% more than that of wavelength and galaxy। एक वेवलेंथ रिसीव हुई है, वो उसकी वेवलेंथ 5% ज्यादा है, ठीक है। 5% ग्रेटर का मतलब है वेवलेंथ इंक्रीज करे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी उस वक्त डिक्रीज करेगी जब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से या से अवे जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा 4। लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो एफ जो है वो डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 16, sum of two sinusoidal waves is a sinusoidal traveling wave only। दो साइनोसॉइडल वेव्स का सम भी साइनोसॉइडल वेव ही होगा अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल उनकी
वो भी सेम हो। ठीक है यार, ये लिखें कुछ ना इसके ऊपर, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों लिख रहे हैं इसके ऊपर? सब्र कर लें, कोई क्वेश्चन है इसको लिख लीजिएगा, मैं एंड पे आपको टाइम दूंगा, उसमें पूछ लीजिएगा। तो 16 का ऑप्शन है अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टैंडिंग वेव हैज जी स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन ही है सी ऑप्शन, कि दो वेव्स हैं, दोनों ऑपोजिट सेम आइडेंटिकल वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो स्टैंडिंग वेव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम एट द सेंटर। मैंने बात बताई थी कि जब वो मैक्सिमम से यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे, ये मोशन इनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, इसका मतलब सेंटर पे इक्विलिब्रियम होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इन द डायग्राम बिलो इंटरवल PQ, जहां से वेव स्टार्ट हो रही है, ये 0, यहाँ से ये 90, ये 180, 270 और 360 डिग्री, ठीक है, ये P है और ये पॉइंट जो है Q है, और P और Q का इंटरवल क्या होगा, दोनों के फेजेस को माइनस करें, ये आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है बेसिकली, यहाँ पर हर चीज हाफ होगी, टाइम पीरियड है वो भी हाफ, वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पर इंटरवल है ना, तो इंटरवल बेसिकली टाइम बताना है, टाइम इंटरवल, तो पीरियड बाय 2, तो इसका मतलब है कि जो 19 है इसको ऑप्शन होगा अल्फा। टाइम इंटरवल का हमने बताना है। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 0 होगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड में लॉन्गिट्यूडिनल है, उसको ट्रैवलिंग के लिए पाथ चाहिए, तो वैक्यूम में कोई पाथ, कोई मीडियम नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसमें होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जब वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम जिसमें होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो वो ऑप्शन इस वजह से अल्फा बनेगा। वेव और जिस डायरेक्शन में जा रही है सेम डायरेक्शन में जाती होती है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विद राइजिंग टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करेगी, तो इसका अल्फा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, an object is undergoing simple harmonic motion in a complete cycle, its complete cycle में amplitude, period, constant speed और acceleration है, तो हमें पता है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है उसका एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, ठीक है, ये क्वेश्चन बनती है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करता है, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, मीन पर 0 होगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा, मोनोटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये 3 वैल्यूज मैंने आपको लिखवाई थी, ये आपने याद करनी है खुद। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन इज ए विल बी, एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, मीन से जाता है एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम से मीन और फिर एक्सट्रीम, जब वो दोबारा इस पोजीशन में वापस पहुंचता है, एक वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट करता है, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का मतलब है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है जिनको ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो ऐसी वेव साउंड वेव कहलाती है।
तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। जो लाइट, एक्सरे, और रेडियो वेव्स हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे बेस करती हैं, और इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27, टू प्रोड्यूस बीट्स इट इज नेसेसरी टू यूज टू वेव्स। बीट्स का एक उन्होंने एमसीक्यू दे दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप रहने दे सकता है, इसको छोड़ दें। इसके जो ऑप्शन हैं ये ऑप्शन इन्होंने गलत बनाए हुए हैं। टू वेव्स इस तरह की होने चाहिए जिनमें फ्रीक्वेंसी में जो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो ऐसे वेव जो है वो बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। अपने तौर पे एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन उन्होंने गलत लिखे होंगे। एम्पलीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं होता बीट्स में, ये बात याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव में इक्वल होना चाहिए ताकि नोड पूरे रेस्ट वाले ही बने। 28 में प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ठीक है। तो ओमेगा और टी जो है ये 2 पाई के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन डिक्रीजिंग द टेंपरेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गन पाइप। फ्रीक्वेंसी जो ऑर्गन पाइप की है वो होती है F इज इक्वल टू बी ओवर, ऑर्गन पाइप कोई भी है, ठीक है। मैं यहाँ पर XL लिख देता हूँ, X बराबर 2 या 4, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। टेंपरेचर इंक्रीज करेगा, V इंक्रीज करेगी, V इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और इसी तरह ऑपोजिट है, टेंपरेचर अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो वो भी डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 30, a tuning fork produces sound waves of wavelength in air. Sound is used to cause resonance in an air column closed at one end and open at one end. ठीक है। The length of this column cannot be, अब इसमें देखें क्लोज एंड है, इसकी जो पहली लेंथ होगी वो λ/4 होगी, ठीक है। सेकंड लेंथ होगी 3 λ/4 होगी, उसके बाद 5 λ/4 होगी, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो λ/4 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ठीक है। इसका मतलब है ए सी डी ऑप्शन ठीक है, बी का ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ये 2 λ/4 वाला ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 31, a sitar wire vibrates with frequency of 330 vibrations per second. If its length is increased 3 times and tension is increased 4 times, then frequency will increase. ये वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग की है 2L F ओवर है, ठीक है। अब वो कहता है कि लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो लेंथ हो जाएगी 1/6L, ये 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और ये 330 है एंड टेंशन इज इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। तो टेंशन जो है वो 4 टाइम इंक्रीज करेगी, तो ये आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 2 × F आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 × 1/6L × F ओवर M आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 6 देखें, ये 2 × 3, 6 जो है इसको हम यूं लिखेंगे 2/3 इधर आ जाएगा। जो ओरिजिनल फार्मूला है वो आपने यहाँ पर एज इट इज रहने देना, F ओवर M अंडर, ठीक है। ये सारी वैल्यू जो है 2 × 330, ये वाली जो वैल्यू है 330 है डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
Question number 32. Length of a string is 1 meter, tension is 40 Newton and mass of the string 0.1 kg. ठीक है, length of velocity of the transverse wave. इसी फार्मूला, यही फार्मूला है, ठीक है. वेलोसिटी का फार्मूला इसमें होता है F over m. V is equal to F over m. ठीक है, या ये जो mass per unit लेंथ है उसको यूं भी लिख सकते हैं F क्रॉस L over m. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करके इसका आप लोग आंसर निकाल लें. Question number 33. A tube closed at one end and containing air produce fundamental frequency 250 Hz है. अगर 56 है, if tube is open at both ends, ठीक है, fundamental frequency. Open at both ends का मतलब है F all is equal to 2F. ठीक है, तो यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर. Question number 34. Which of the following string is not correct where n is the frequency? Log of string में length है ना, log of string में 34 में lambda is equal to 2L over n. n is the frequency of the string here. ठीक है, तो Fn is equal to NF1. ये हमारे पास बेसिक दो लॉग होते हैं. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो देख लें कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब उन फार्मूला में देखें, फ्रीक्वेंसी मास पे, टेंशन पे डिपेंड करती है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लेंथ के यहाँ से देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी डी तीनों ऑप्शन ठीक है, सी करेक्ट नहीं है. ठीक है, अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 35. When both source and listener moves in the same direction with a velocity equal to half of the velocity of sound, change in frequency. ये सोर्स और लिसनर को उन्होंने दे दिया कि अगर दोनों मूव कर रहे हैं F डैश इज इक्वल टू, अगर सोर्स और लिसनर मूव कर रहे हैं यानी ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो V प्लस UO डिवाइडेड बाय V माइनस US इनटू L. ठीक है, अब वो कहता है कि दोनों की स्पीड हाफ ऑफ द वेलोसिटी है. यहाँ पर पुट करें F डैश इज इक्वल टू V प्लस V बाई 2 ओवर V माइनस V बाई 2 इंटू F. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा V बाई 2, ये हो जाएगा 3V बाई 2 डिवाइडेड बाय ये रह जाएगा V बाई 2. ठीक है, यहाँ से आगे इसको आप सॉल्व कर लें, चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें. यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व कर लें, सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है क्या है. ये v बाई 2 से कैंसिल होगा, 3f रह जाएगा. f डैश इज इक्वल टू 3f, तो f डैश माइनस f, ये 3f माइनस f 2f आएगा.
ये बेसिकली चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द लिसनर, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36, वेवलेंथ produced by a source is 0.8 meter. If the source moves towards stationary listener, what will be the apparent wavelength of the sound? Velocity of sound given है, वेवलेंथ जो है वो गिवन है और सोर्स जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लिसनर, यानी सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, f dash is equal to v over v minus us into f, ठीक है। वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है ना, f is equal to v over lambda, ये आएगा v over lambda dash is equal to v minus us, तो v over lambda, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये lambda dash आपने यहाँ से फाइंड करना, ये lambda dash v is equal to lambda into v minus us, तो lambda dash जो है ये आ जाएगा lambda into v minus us divided by v। सिंपल वही फॉर्मूला है, सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी पर lambda को, इस फ्रीक्वेंसी को lambda में चेंज करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो आपके पास 4 लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, A plane produces a sonic boom only when, sonic boom होता है कि प्लेन कई दफा मूव करता है तो धमाके से होते हैं, वो उस वक्त होंगे जब प्लेन की स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाएगी, तब ये सॉनिक बूम जो है प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इतनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड वो हमने बतानी है, ठीक है। लेंथ 0.3 मीटर है, वेलोसिटी भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बतानी है। तो ओपन ऑर्गन पाइप होता है v over 2l, तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, स्पीड ऑफ ए साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, स्पीड ऑफ ए साउंड जो है डिटरमिन होती है दो चीजों से, इलास्टिसिटी और इनर्शिया से, यानी कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया का मतलब है मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, ये आएगा ट्रांसमिटिंग मीडियम। क्वेश्चन नंबर 40, if a stretch string is 4 meter and it has 4 loops of stationary wave, then wavelength होती है 2l over n, ठीक है। lambda is equal to 2l over n, यहाँ से n नंबर ऑफ लूप्स है, l लेंथ है, तो दोनों 4 है, ठीक है। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, l और n एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 2 आंसर है। If a string vibrates in n loop, the wavelength of the stationary wave, यही फार्मूला 2l over n 41 का। उसके बाद 42 का, रेजोनेंस ट्यूब which of the following is formed at open end, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, ठीक है। 43, a tight wire is clamped at 2 points 2 meter apart, यानी ये लेंथ है, it is plugged near one end, what are the 3 longest wavelengths produced on the vibrating wire? तीन लॉन्गेस्ट, इसका मतलब है कि लैम्डा बाय 2, ठीक है, तो वेवलेंथ हो जाएगी 2l, लैम्डा बाय 2 जो अभी हमने पहले किया था जिस पे वो डिस्कशन भी हुई थी, फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा बाय 2, फिर 2 लैम्डा बाय 2, फिर 3 लैम्डा बाय 2, वहां से आपने वेवलेंथ फाइंड कर लेनी है। ये मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। 43, l is equal to लैम्डा बाय 2, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे लैम्डा जो 12 के इक्वल होगा, पहली वेवलेंथ जो है वो बनेगी 4 मीटर की, ठीक है, लैम्डा जो 4 मीटर, दूसरी वेवलेंथ होती है वो लैम्डा के इक्वल ही होती है 2 लैम्डा बाय 2, ठीक है, यानी कि ये 2 मीटर और तीसरी होगी 3 लैम्डा बाय 2, तो ये यहाँ से उसका निकाल लें, लॉन्गेस्ट पहली 3 ही होगी, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपके पास बीटा बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड गिवन है और लेंथ भी गिवन है। व्हेन वायर इज शॉर्टन टू 500 मिलीमीटर, ठीक है, एट द सेम टेंशन, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व किए बगैर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखें F इज इक्वल टू 1/2L F/m, ठीक है। लेंथ को उसने किया है हाफ, 500 मीटर कर दिया, 1000 से 500, इसका मतलब है उसने लेंथ 2 कर दी है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2L F/m अंडर रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी 250, तो याद आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 250, या डायरेक्ट आप यहाँ ये 2 से कैंसिल नहीं करना, यहाँ पर कंफ्यूजन है आप लोगों को, 2 से कैंसिल कर देंगे तो फार्मूला नहीं बनेगा। हमें ये जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है वो एग्जैक्ट हालत में चाहिए, इस वजह से 2 से कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि 2 डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इसका मतलब है लेंथ अगर हाफ करोगे तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो इसका चार्ली ऑप्शन इसलिए बनेगा। If speed of sound on a cold day is Vc and speed of sound hot day is Va, then hot day में speed of sound ज्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से कोल्ड डे की स्पीड जो है वो हॉट डे से ज्यादा कम होगी, सॉरी, इस वजह से बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, ए स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ फॉर इट्स थर्ड ओवरटोन इफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। ओवरटोन का एक कांसेप्ट मैं आपको बताता हूं। F1 जो है इसके मैंने आपको 3 नाम बताए थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या फर्स्ट हार्मोनिक है। F2 जो है ये सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है, या इसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब फर्स्ट ओवरटोन अब आपने फाइंड कर, थर्ड ओवरटोन फाइंड करना है। थर्ड ओवरटोन का मतलब है आपने F4 जो है वो फाइंड करना है, F4 आपका थर्ड ओवरटोन होगा, ठीक है। तो थर्ड ओवरटोन के क्रॉस आपने उसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर लेनी है। उसके बाद 47, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन ए टाइम इक्वल टू 3/40 क्या होंगे। तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई दफा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस जो है 4 होगा, 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्से, 3 पार्ट्स का सब डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसका जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो 3x0 होगा, और जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं। x is equal to x0 sin omega t। जो आपके पास टाइम गिवन है ना, ये जो t/3t/4 है वो आपने इसमें पुट करना है। ये आएगा x0, ये हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, sin ओमेगा को लिख लेंगे 2π/t और मल्टीप्लाई बाय 3t/4। इस तरह के जो भी टाइम गिवन हो वो अपने स्मॉल t में पुट करना है। t से कैंसिल, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल, x0 sin 3π/2, ठीक है, x आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 180, तो 3π हो जाएगा 450, ठीक है। 450 में जब 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। 270 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है, -1 होती है, तो ठीक है, x इज इक्वल टू -x0 आएगा। -x0 का मतलब है कि x इज इक्वल टू x0 एंड मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3/4 में, टोटल में 4/4 में 4x0 होता है, तो 3/4 में वो 3x0 होगा, चार्ली ऑप्शन। यानी कि ये भी इस तरह है, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, यहां से इसने मोशन स्टार्ट करनी है और डिस्प्लेसमेंट x0 है।
यहाँ से यहाँ पर गया x नॉट, टाइम था t/4, यहाँ से यहाँ गया अगेन x नॉट, यहाँ तक का जो टाइम है वो है t/2। यहाँ से जब वापस आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब वो आएगा अब उसका टाइम 3t/4 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ x नॉट, यहाँ से यहाँ x नॉट और यहाँ से यहाँ x नॉट, तो डिस्टेंस जो है वो 3x नॉट होगा और डिस्प्लेसमेंट उसका x नॉट होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू Fr, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 49, रेशियो ऑफ सेकंड ओवरटोन टू थर्ड ओवरटोन इन स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। सेकंड ओवरटोन का मतलब है में सेकंड ओवरटोन का मतलब है F3 और थर्ड ओवरटोन का मतलब है F4, ठीक है। NF1 होता है, ये आ जाएगा 3F1 ओवर 4F1, F1 से कैंसिल और 3 और 4 आ जाएगा। ओवरटोन हमेशा सेकंड हार्मोनिक से स्टार्ट होते हैं, सेकंड हार्मोनिक होगा, फर्स्ट ओवरटोन होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से आप इसको देख लेंगे दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो ये बच्चों आपकी थी डिस्कशन, इसे एक दफा आप खुद भी सॉल्व कीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो इसके आंसर जो है वो गलत थे, वो मैंने आपको उसका कैलकुलेशन सारी बता दी है, इससे आप लोग सॉल्व करें, ठीक है जी। मैं जिन को अनम्यूट करूंगा वो मुझसे आंसर क्वेश्चन पूछे, आंसर में मैंने सिर्फ टाइम हो गया, सिर्फ मैं आप लोगों को फार्मूला दोबारा से असेस कर दूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है उसको और आंसर देख लें। सर 21 वाला जो क्वेश्चन है वो बता दें कि आपने कहा एम्पलीट्यूड जिसमें बढ़ जाता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है, चार्ली में चार्ली क्यों नहीं हो सकता फिर? और कौन सा एमसीक्यू है? 21 ग्राफ वाला। किधर गया? हाँ जी सर 31 35 वाला भी एक्सप्लेन करते हैं, इसका आंसर नहीं आ रहा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सिर्फ आप ये याद रखें कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, ठीक है। और ए ऑप्शन इसलिए कि वेव जो है राइट साइड की तरफ ट्रेवल कर रही है, यानी कि दो वेव्स हैं सेम डायरेक्शन में होंगी और सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगी, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन मैंने बताया है। बीटा क्यों नहीं? जी बीटा क्यों नहीं इसमें? बीटा में देखें वो वेरी कर रहा है, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है तो किसी जगह पर देखें ना, बीटा में जो पॉइंट बी है उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, ठीक है ना, और डेल्टा में भी यही काम है, क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं। सी में मैंने कहा डायरेक्शन ऑपोजिट शो की हुई है, इसलिए ए ऑप्शन बचता है। सर वो जो आपने 35 वाला क्वेश्चन करवाया ना उसको सॉल्व नहीं करना, उसमें वो साफ पता चल रहा है कि जीरो आएगा क्योंकि उनमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो हमें वो होगी नहीं डिटेक्टेबल फ्रीक्वेंसी, उस पे जो डुपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा 35 वाले क्वेश्चन में, तो उसका जीरो ही आएगा। आपने सॉल्व करवा के कहा सॉल्व करेंगे तो जवाब कुछ और ही आएगा। आपने कैसे कहा कि विदाउट सॉल्यूशन कैसे आंसर देना है इसका? सर क्योंकि ये दोनों है ना, ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के आपस में कोई रिलेटिव वो नहीं है वेलोसिटी, मतलब दोनों एक स्पीड से, हाँ दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है हाफ द वेलोसिटी, हाँ सही है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी जब जीरो है तो हाँ ठीक है। सर मैंने ना एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था, तो आप मुझे बता सकते हैं काइंडली के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका चार्ली क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन नंबर 1 लगा क्या हुआ है? सर डेल्टा लगा हुआ है। At points in a sound wave where gas is maximally compressed. या जब साउंड वेव्स इन साउंड वेव्स में गैस इज मैक्सिमली कंप्रेस्ड, साउंड वेव खुद प्रेशर वेव्स हैं, इसकी स्टेटमेंट में
उधर जब पहला ये सही है, जब कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। सर इसी प्रेशर तरह मिनिमम भी नहीं हो सकता, एम्बिएंट वैल्यू के इक्वल भी नहीं हो सकता। एम्बिएंट वैल्यू तो उसके डिपेंड करती है केस कौन सा है। चार्ली ऑप्शन हो सकता है इसका, एट पॉइंट्स इन अ साउंड वेव। सर इस टेस्ट में काफी एमसीक्यूज ऐसे थे जो रॉन्ग, जिनकी किसी की ऑप्शंस रॉन्ग थे, कोई डबल आए हुए थे, सर टेस्ट देने का फायदा नहीं। काइंडली सर ये आप उनको ये हायर तक पहुंचा यार देंगे, ये मुश्किल ना मैं करें। कह देता हूँ मैं कह देता हूँ उनको ये, हाँ चार्ली ऑप्शन इसका ठीक है, प्रेशर मैक्सिमम होगा। मैं उन्हें कह दूंगा कि ये ऑप्शन जो है ना, एक जैसे ऑप्शन आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा देख लें। जी सर। चलें जी बच्चों, ठीक है, कल इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर अगला स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ रहे थे उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।